हाय व्यूअर्स, विश यू हैप्पी लाइफ एंड ए गुड हेल्थ। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल देखा था। आज हम फ्यूचर सिंपल के बारे में देखेंगे, इसकी पहचान क्या होती है और इसके पैटर्न्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ तक पहचान का सवाल है, फ्यूचर सिंपल जो है, फ्यूचर सिंपल टेंस है जो उसकी पहचान होती है गा गे की। यानी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर गा है या गे है या गी है, ये वाले अगर अक्षर मिलते हैं हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, तो वो वाक्य फ्यूचर सिंपल का या सिंपल फ्यूचर का या फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। एग्जाम्पल्स आप देखिए जिससे और क्लियर हो जाएगा ये। राधा एक गाना गाएगी, लास्ट में क्या है? गी। लास्ट में गी आ गया तो हम सोच सकते हैं कि ये वाक्य फ्यूचर सिंपल का है। वह दिल्ली जाएगा, लास्ट में क्या आया है? गा। तो ये भी वाक्य किसका हुआ? फ्यूचर सिंपल का। मैं कल नहीं आऊँगा, लास्ट में क्या है? गा। फ्यूचर सिंपल का है। तुम अगले सप्ताह जयपुर जाओगे, लास्ट में क्या है? गे। तो ये भी किसका है? फ्यूचर सिंपल का। यानी ये जो हमारे पहचान वाले जो हमने अक्षर लिखे हैं गा गे गी, ये इनके अंदर सब में है। तो ये सारे के सारे किसके हुए? फ्यूचर सिंपल के। तो ये पहचान बिल्कुल सटीक है। इस पहचान से हम वाक्य को पहचान लेते हैं और वाक्य को पहचानने के बाद ही हम वाक्य की सही ट्रांसलेशन कर पाते हैं। यानी उस वाक्य का, उस टेंस का जो पैटर्न है वो हम अप्लाई कर देते हैं और हमारी ट्रांसलेशन सही हो जाती है। इसलिए सबसे पहला काम हमेशा यही होता है, चाहे कोई भी टेंस हो, हमेशा सबसे पहले वाक्य को पहचानो कि वाक्य कौन से टेंस का है। और ये जो लास्ट वाले जो लेटर्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं, इनसे हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और ये बिल्कुल सही होता है। ये सही सटीक स्ट्रैटेजी है। अब चलिए इनकी देख लेते हैं एक बार ट्रांसलेशन क्या होती है इनकी। राधा एक गाना गाएगी, तो राधा विल सिंग ए सॉन्ग। वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली। मैं कल नहीं आऊँगा, आई शैल नॉट कम टुमारो। तुम अगले सप्ताह जयपुर जाओगे, यू विल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। अब ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, इनकी हमने ट्रांसलेशन की है। इनके अंदर जो हमने, ये सारे वाक्य कौन से हैं? ये वाक्य हमने सारे एफर्मेटिव लिए, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं है, यस टू टाइप भी नहीं है, डब्ल्यू वर्ड टाइप भी नहीं है। सारे ये वाक्य कौन से? एसर्टिव सेंटेंस है। और एसर्टिव सेंटेंस में ये तो नेगेटिव है और बाकी सारे कौन से हैं? एफर्मेटिव। तो इनमें देखिए पैटर्न क्या है। राधा सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, सिंग वर्ब, सॉन्ग ऑब्जेक्ट। ही विल गो टू जयपुर, ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, गो मैन वर्ब। आई शैल नॉट कम टुमारो, आई सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब, नोट नेगेटिव था इसलिए नोट लगा दिया, और कम मैन वर्ब, टुमारो ये एडवर्ब है। यू विल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, यू सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक एडवर्ब आ गई। तो ये इस तरह से इनका पैटर्न हम देखेंगे आगे। पैटर्न क्या बनता है? पैटर्न इसका यही बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल शैल विल, यानी विल और शैल इसमें हेल्पिंग वर्ब आएंगे फ्यूचर सिंपल के अंदर। चलिए आगे देखते हैं हम इनके पैटर्न्स क्या होते हैं। तो इसके सेंटेंस पैटर्न जो फ्यूचर सिंपल के देखिए, एसर्टिव सेंटेंस यानी कथन, स्टेटमेंट। जो सामान्य कथन होता है उसको एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दो ही प्रकार के वाक्य जनरली बोलचाल में होते हैं, या तो कोई कथन होता है या कोई प्रश्न होता है। तो एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कथन दो प्रकार का हो सकता है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। तो सकारात्मक यानी एफर्मेटिव जो सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी कथन का जो सकारात्मक वाक्य होता है उसका पैटर्न क्या बनता है? सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब। देखिए दो हेल्पिंग वर्ब काम में आती है फ्यूचर के अंदर, एक तो विल और एक शैल। इनके लिए पहले मैं आपको बता दूं, शैल आती है आई और वी के साथ जनरली। शैल का यूज़ हम कहाँ करते हैं?
आई और वी सब्जेक्ट के साथ में, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में मैन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। एम वी मीन्स एम फॉर मैन, वी फॉर वर्ब, मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और वन मीन्स फर्स्ट फॉर्म। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में अदर वर्ड्स जो भी होते हैं एडवर्ब्स वगैरह, वो अदर वर्ड्स उसके बाद में आ जाते हैं। तो ये इसका पैटर्न सकारात्मक को यानी सब्जेक्ट और विल शैल। देखने में याद रखने वाली चीज़ कौन सी है इसमें, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। बाकी एफर्मेटिव का पैटर्न तो यही होता है सारे, चाहे किसी भी टेंस का पैटर्न देख लो उसमें एफर्मेटिव का यही होगा। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मैन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। याद रखने वाली चीज़ कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब तो क्या आ रही है, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है। तो फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब की तो कौन सी आ रही है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, विल और शैल, इन दोनों में से एक, और मैन वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। अब अगर नेगेटिव को, नकारात्मक को देख लीजिए आप, सकारात्मक नकारात्मक का फर्क इतना ही होता है कि इसमें सिर्फ नॉट और लग जाएगा। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में तो बात अलग थी, वहाँ पर तो हेल्पिंग, इसमें जो एफर्मेटिव था इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, सब्जेक्ट के बाद में सीधी मेन वर्ब थी। लेकिन फ्यूचर सिंपल में बात दूसरी है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव में होती है विल शैल, और ये विल शैल नेगेटिव में भी होगी। और तो सब्जेक्ट के बाद में विल शैल आएगा, उसके बाद नोट आएगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी उसके बाद में, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। अब बारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें प्रश्न किया जाता है वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में दो प्रकार के हम देखते आ रहे हैं शुरू से ही, एक तो यस नो टाइप, एक WH वर्ड टाइप। यस नो टाइप वो जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकें, WH वर्ड टाइप वो जो भी जानकारी मांगी जाती है वाक्य में उसका हमें जवाब देना होता है, वो वाक्य होते हैं WH वर्ड टाइप। तो यस नो टाइप वाक्य हैं उसका पैटर्न क्या बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शैल में से एक। सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, यही आता है हर एक टेंस में, हमने देखा पहले प्रेजेंट सिंपल में भी देखा, पास्ट सिंपल में भी देखा। जैसे ही हम यस नो टाइप क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। और एफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, यस नो टाइप में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, यानी उल्टे हो जाते हैं ये दोनों। उसके बाद वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में अदर वर्ड्स, और फिर क्वेश्चन मार्क आता ही है। फिर WH वर्ड टाइप जो है, WH वर्ड टाइप में जैसा कि दूसरे टेंस में हमने पढ़ा वही सेम पैटर्न इसमें है, WH वर्ड एक्स्ट्रा लग जाएगा इसके अंदर, जो भी WH वर्ड होगा वो यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद में सेम पैटर्न यस नो टाइप का और WH वर्ड का एक ही पैटर्न होता है। इनमें डिफरेंस यही है, WH वर्ड टाइप में हम WH वर्ड और ऐड कर देते हैं, बाकी पैटर्न सेम। ये देखिए विल शेयर है, सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड्स आ गए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता ही आता है। तो इस प्रकार से ये यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उनके ये पैटर्न बन गए। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, इनमें फ़र्क इतना ही होता है, WH वर्ड टाइप जो होते हैं उनमें WH वर्ड को हम बिगनिंग में रखते हैं, और यस नो टाइप में हम क्या करते हैं, यस नो टाइप में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का स्थान बदल देते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। जबकि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। बस इतना सा फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ्यूचर सिंपल में एक विशेष चीज़ ये है कि इसमें विल शैल की जगह हम बी गोइंग टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। बी गोइंग टू, बी का मतलब है, बी की फॉर्म जैसे इजार एम वाज वर बीन होती हैं। बी की फॉर्म कौन सी होती है, एक तो इजार एम और एक वाज वर बीन, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इजार एम की बात कर रहे हैं। तो इजार एम और उसके बाद में गोइंग और उसके बाद में टू, विल शैल की जगह इनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, मैं अगले सप्ताह नई कार खरीदूंगा, इसके ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं आई शेल बाई ए न्यू कार नेक्स्ट वीक। मैं अगले सप्ताह एक नई कार खरीदूंगा, ये हो गई ट्रांसलेशन, सही है इसकी। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार नेक्स्ट वीक, यानी शेल जो है हेल्पिंग वर्ब, इसकी जगह हम एम गोइंग टू, आई है इसलिए एम लग गया इसके, इज आर एम तीनों होते हैं, बी का मतलब बी की जो तीन फॉर्म है ना, इज आर एम, ये तीनों में से कोई सी भी सब्जेक्ट के अनुसार लग जाएगी। अगर थर्ड पर्सन है तो इज लग जाएगी, अगर
वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लग जाएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लग जाएगी, अगर आई सब्जेक्ट है तो एम लग जाएगी, गोइंग टू लगेगा। तो आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार, दोनों का मतलब एक ही है। आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार का मतलब मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। और इसका मतलब क्या हुआ, आई सेल बाई ए न्यू कार नेक्स्ट वीक, यानी मैं अगले सप्ताह नई कार खरीदूंगा। बात तो एक ही है, कहने का फ़र्क है थोड़ा सा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये जो शैल और विल होता है ना, इसकी जगह हम यहाँ पर ये बी यानी इज आर एम, यहाँ पर एम है, इज भी आ सकता है सब्जेक्ट के अनुसार, और आर भी आ सकता है सब्जेक्ट के अनुसार, गोइंग टू और लगा दो तो ये हो सकता है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा काम इससे चल जाता है तो हमें इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इंग्लिश के वाक्यों को समझने के लिए है। इंग्लिश के वाक्यों में अगर इस तरह का हो तो आपको उसे फ्यूचर का समझ लेना चाहिए। दूसरा वाक्य और देखिए आप, विराट राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेगा। विराट राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेगा, विराट विल प्ले फॉर राजस्थान रॉयल्स। हो गया ट्रांसलेशन इसकी, सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, वर्ब आ गई, और ये अदर वर्ड्स आ गए। इसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विराट इज गोइंग टू प्ले फॉर राजस्थान रॉयल्स। तो ये विल की जगह हमने इज गोइंग टू लगा दिया, विराट था इसलिए इज लगा दिया। यहाँ कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर लगा देते, यहाँ अगर आई होता तो हम एम लगा देते, बाकी गोइंग टू आता सबके साथ। तो विराट इज गोइंग टू प्ले फॉर राजस्थान रॉयल्स, यानी विराट राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने जा रहा है। इसका मतलब हुआ विराट राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेगा। तो बात तो दोनों की सेम है, यानी चाहे उसके लिए खेलेगा या वो खेलने जा रहा है, एक ही चीज़ है। एक वाक्य और देखिए आप, वी शैल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, हम शाम को फुटबॉल खेलेंगे। वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, हम शाम को फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। तो ये कहने का स्टाइल, कहने का तरीका अलग है, बाकी अर्थ दोनों का एक ही है। इसलिए हमें इसी पे स्ट्रिक्ट रहना है, जिससे कि हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। वी आर गोइंग टू, तो सेल की जगह हम ये लगा सकते हैं आर गोइंग टू। अब एडवर्ब्स देख लीजिए, इसमें कौन सी आती हैं फ्यूचर सिंपल के अंदर। जनरली जो एडवर्ब्स काम में आती हैं वो यही होती हैं, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर। ये वाली एडवर्ब्स जनरली फ्यूचर सिंपल के वाक्यों में आती हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इसके। रवि क्रिकेट खेलेगा, गा आ गया लास्ट में, फ्यूचर सिंपल का है, तो क्या होगा, और वाक्य कौन सा है ये। देखिए सबसे पहला हमारा काम होता है वाक्य के टेंस को पहचानना। तो टेंस हमने पहचान लिया, फ्यूचर है, गा आ गया लास्ट में, फ्यूचर है। अब उसके बाद में बारी आती है कि हमें ये पहचानना है कि ये वाक्य किस प्रकार का है, यानी एफर्मेटिव है, वो असर्टिव है, या इंटरोगेटिव है। तो ये तो देखिए असर्टिव है, इंटरोगेटिव नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, आगे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, और वैसे भी इसमें कब क्यों कहा वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है। रवि क्रिकेट खेलेगा साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो एफर्मेटिव होता है उसमें हमने यही पैटर्न पढ़ा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में से एक। तो रवि के साथ विल लगेगी, क्योंकि सेल सिर्फ आई और वी के साथ लगाते हैं हम, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। और फिर उसके बाद में एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। इसको वैसे हम लिख सकते हैं, रवि इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो ये सेम थिंग है, लेकिन हमें रवि विल प्ले क्रिकेट इसी चीज़ को फिलहाल देखना है, जिससे हमारे कन्फ्यूजन नहीं हो कोई। हम शाम को गाना गाएंगे, हम शाम को गाना गाएंगे, ये भी क्या कौन सा सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस किस प्रकार का हुआ, असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस है, कथन है एक, इसमें कोई वो नहीं है, प्रश्न नहीं है। तो वी शैल सिंग सॉन्ग इन द इवनिंग, हम शाम को गाना गाएंगे। वी था, देखिए आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, इसलिए हमने शेल का प्रयोग किया है। उसके बाद वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, एडवर्ब आ गई, इन द इवनिंग। इन द इवनिंग क्या है, एडवर्ब, या इसे आप अदर वर्ड्स कह सकते हैं। क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, क्या से शुरू हुआ है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन मार्क भी है, और क्या से शुरू हुआ है, कब क्यों कहा वगैरह, ये सब क्वेश्चन के वर्ड्स होते हैं। लेकिन क्या अगर बिगनिंग में आता है तो वो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। और यस नो टाइप क्वेश्चन की ट्रांसलेशन का हमने देखा कि यस नो टाइप की ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। हमने पहले रख दिया सेल, उसके बाद सब्जेक्ट वी,
नॉट गो टू स्कूल। माधुरी घर कब जाएगी, व्हेन विल माधुरी गो टू होम। अब ये वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये बीच में आया कब, कब जाएगी, तो हमें बताना पड़ेगा कब जाएगी। ये स्नो टाइप नहीं है, ये WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है, इसलिए WH वर्ड रख दिया। कब का क्या होता है, व्हेन, उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मैन वर्ब। अगले महीने हम शिमला जाएंगे, वी शैल गो टू शिमला नेक्स्ट वीक, ये साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब। बच्चे कुछ देर बाद खेलने जाएंगे, चिल्ड्रन शुड गो टू प्ले आफ्टर सम टाइम। हॉकी कौन खेलेगा, हु विल प्ले हॉकी। तो इस तरह से ये है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा फ्यूचर सिंपल के बारे में सारी बातें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके कुछ समझ में आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।